अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का हमारा लेक्चर है। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए वेरिएशन प्रिंसिपल होता क्या है। जो इसका मेन मकसद करता है कि चेंजिंग को डिफाइन करता है। किसी भी फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू किसी भी एक्सिस के लिहाज से जो चेंज हो रहा होता है उसको कैलकुलेट करने में ये हमारे पास वेरिएशन प्रिंसिपल बहुत कारआमद साबित होता है। लास्ट वीडियो में हमने एक डायग्राम को काफ़ी डिस्कस किया है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ओके, तो यहाँ हमने P1 पॉइंट लिया था और यहाँ हमने P2 पॉइंट लिया था। तो हम कह रहे थे कि P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। ओके, हम सपोज कर रहे हैं इधर हमारे पास 6 रास्ते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारे पास क्या है, थर्ड है ये वाला। इसी तरह हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास फोर्थ है, ये हमारे पास फिफ्थ है पाथ है, ये हमारे पास सिक्स पाथ है। यानी कि अगर एक पार्टिकल है उसको P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाना है तो वो इन 6 रास्तों में से किसी में से हमें जा सकता है। और जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कहलाता है जो हम होता है वो ही एक्चुअली मेरे पास एक्चुअल पाथ कहलाता है। ये इसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास जिसको यानी कि डिस्टेंस कम हो, जिसके लिए एनर्जी कम लगानी पड़े, उसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं या एक्चुअल डिस्टेंस कहते हैं। वो हमारे पास ये है, ये डॉटेड लाइन है। ओके, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में। अब हमारे पास वेरिएशन प्रिंसिपल है। वेरिएशन प्रिंसिपल यानी कि मैं जिस तरह में बताया कि ये वेरिएशन को, चेंजिंग को डिफाइन करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, ये मेरे पास एफ फंक्शन है। चेंज इन एनी फंक्शन, वो फंक्शन हम एफ ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई डैश। यानी कि हमारे पास इधर क्या है, वर्टिकल वाई एक्सिस है और अलोंग क्या है, हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इस टॉपिक में जो वेरिएशन प्रिंसिपल है, हियर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द चेंज इन वाई डॉटेड लाइन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यानी कि हम विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास एक्स एक्सिस है इसके अलोंग चेंजिंग देखना चाह रहे हैं। किस में, जो हमारे पास एक्चुअल पाथ है यानी कि जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं P1 से P2 के दरमियान। ओके, वैसे जो ये पाथ बनाया है वैसे मैं समझाने की गर्ज से लिखा है इधर, लेकिन हम जो चेंज देखेंगे कि जब एक पार्टिकल P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाता है तो P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक जाने के लिए सिस्टम में क्या चेंजिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके, तो यानी कि पाथ वही रहता है, जो हमारे पास पाथ है वो सेम है, लेकिन सिस्टम में क्या चेंजिंग आती है ये हम वेरिएशन प्रिंसिपल के थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन एनी फंक्शन एफ है जिसको हम एफ का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास एक पार्टिकल एफ फ्रॉम एक्स से x2 के दरमियान, यानी कि जो हमारे पास P1 को हम x1 है, y1 है, इधर इधर x2 है, y2 है हमारे पास। ओके, तो यहाँ से चला है तो x1 से लेकर एंड वैल्यू पे हमारे पास x2 है। ओके, ये y और y डैश है तो ये dx है। तो ये मेरे पास इसको हम इधर नाम दे रहे हैं i की इक्वल है, इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये चेंज इन, ये इक्वेशन क्या बन गई, चेंज इन एनी फंक्शन। वो एनी फंक्शन क्या है, हमने f का नाम दिया है। विद रिस्पेक्ट टू y एंड y डैश वी कैलकुलेट फ्रॉम x1 टू x2। ओके, अब ये है हमारे पास। अब यहाँ एक जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो न्यूटन्स लॉ हैं, जो न्यूटन मैकेनिक्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि करते भी हैं लैग्रांज इक्वेशन से और हैमिल्टोनियन इक्वेशन से। इन टेक्निक से हम जो न्यूटन इक्वेशंस है, न्यूटन मैकेनिक्स, उसको हम सॉल्व करते हैं उनके प्रॉब्लम्स को। लेकिन हम एक एन अदर एक टेक्निक यूज करते हैं, वो टेक्निक क्या है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ओके, तो जो बेसिक इसका डिटर्मिनेशन है, इसका जो एम है वेरिएशन प्रिंसिपल का, वो क्या है कि टू डिटरमाइन फंक्शन एफ, यानी कि इसको जो मर्जी नाम दे वाई दे ले, सच दैट इंटेग्रल इज एन एक्सट्रीमम। यानी कि एक पार्टिकल अब P1 से P2 तक जा रहा है, तो जाते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए क्या चेंजिंग आ रही है सिस्टम में,
ओके, क्या उधर एक्सट्रीमियम में मतलब यानी कि मैक्सिमम हो रहा है, एक्सट्रीम मैक्सिमम हो रहा है या एक्सट्रीम मिनिमम हो रहा है। ओके, ये हमारे पास होता है वेरिएशन प्रिंसिपल, इसको चीज़ को डिस्कस करता है। अब जो हमारे पास ये है ना वाई, इधर जो हमने लिखा हुआ है ये वाई डैश, ये वाई डैश इसकी इक्वल है डी वाई ओवर डी एक्स, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब वो जो हमारे पास ये वाई है, वाई इसको इक्वल होता है इस चीज। अब यहाँ इस जो पॉइंट है, अच्छा ये याद रखिएगा कि जो मेरे पास वाई डैश है ये इंडिपेंडेंट है इसके एक्स के, जो वाई डैश है वो इंडिपेंडेंट है एक्स के, जबकि जो वाई है सिंपल वाई वो डिपेंडेंट है किसके, एक्स के। ओके, ये याद रखिएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास ये तो सिंपल है, अब ये हमने एडिशनल ऐड किया है, तो जो हमारे पास ये हमारे पास अल्फा है, ये लैम्बडा है। अब जो मेरे पास ये अल्फा है, ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करता है वेरिएशन को, और इसकी जो वैल्यू होती है, जो मेरे पास ये अल्फा है, जो मेरे पास ये अल्फा है, इसकी वैल्यू P1 पॉइंट पर और P2 पॉइंट पर 0 होती है। इंटरेस्टिंग बात है कि P1 पॉइंट पर और P2 पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ओके, तो अच्छा ये करता क्या है, जो अल्फा होता है ये एक्चुअली डिटरमाइन करता है, मेजर करता है किसको, वेरिएशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल पाथ, कि जो मेरे पास ये एक्चुअल पाथ है, इस एक्चुअल पाथ के लिहाज से जो भी वेरिएशन हो रही है यहाँ 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 यहाँ, उसको डिटरमाइन करता है। मिसाल के तौर पर जैसे जैसे हम एक्चुअल पाथ से दूर होते जाएंगे, जो अल्फा की वैल्यू वो है वो इंक्रीज करती जाएगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास पाथ 3 है, ये वाला पाथ 3 है, इसकी जो वैल्यूएशन है, वेरिएशन की वैल्यू है, वो अल्फा की वैल्यू क्या है, कम है, इसकी ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा है। ओके हो गया, तो अब ये हमारे पास अल्फा है। अब हम बात करते हैं लैम्बडा। जो लैम्बडा होता है ये x1 पर भी और x2 पर भी इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। यानी कि मतलब क्या हुआ कि एनी फंक्शन that meet on a same points the value of lambda is 0, यानी कि चूंकि ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2 सेम है, यहाँ से पाथ निकल रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, तो पॉइंट सेम है, तो इसलिए जो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू होगी वो x1 पर भी और x2 पर भी क्या होंगी, 0 होंगी। और जो लैम्बडा होता है हमारे पास ये ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास होता है। ओके, अब इसकी आप मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, जो स्ट्रेट लाइन x2 नेगेटिव x1 का स्क्वायर प्लस y2 नेगेटिव y1 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। ये इक्वेशन है किसकी, स्ट्रेट लाइन की। व्हेन x1 एंड x2 आर लाइंग ऑन द सेम पॉइंट, कि जब हमारे पास x1 और x2 सेम पॉइंट्स पर लाई कर रहे हो तो अब हमारे पास वैल्यू जीरो होती है को। और इसी तरह जब हमारे पास y1 और y2 सेम पॉइंट्स पर यानी कि जो हमारे पास x1 और y1 है वो एक पॉइंट पर है और x2 y2 एक दूसरे पॉइंट पर है, तो इनकी जो हमारे पास वैल्यू होगी वो से इक्वल टू 0 होगी। सिमिलरली हमारे पास लैम्बडा जो मेरे पास ये है इसकी भी वैल्यू 0 है x1 पर और x2 पर। ओके हो गया। अब हम ये देखें, हमने लिखा हुआ है कि जो हमने इक्वेशन लिखी है ये वाली, इसको अब हम विद रिस्पेक्ट टू अल्फा के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये इक्वल होती है 0 के। ओके, तो अब यहाँ हम जो आई है इसकी वैल्यू जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। आप एफ छोटा लिख लीजिए, बड़ा लिखने की बात है। ओके, तो जब इसको हम पुट करेंगे तो हम इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यानी कि इसका ऊपर भी लिख रहे हैं नीचे भी, और यहाँ भी इस हमारे पास डैश वाला ऊपर भी लिख रहे हैं नीचे भी लिखते हैं, यानी कि इसको इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, यानी कि इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब क्या करूँगा कि मैं सपोज कर लेता हूँ कि पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जो हमारे पास अल्फ़ा है ये है, इसको मैं सपोज करो मैं लैम्बडा के इक्वल है और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ इसकी। ओके, सॉरी वैल्यू निकालनी बल्कि इसको भी हमने जिस तरह लेट किया है इसकी इक्वल है ये वाली टर्म, इसी तरह ये हमारे पास टर्म इसकी इक्वल है।
ओके, तो अब इसकी वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, अब सिर्फ सिंपल हमने क्या किया है कि अब हमने ये वाली जो टर्म है इसको मैंने इधर लिख दिया है और इस वाली टर्म को मैंने इधर लिख दिया है और इनको मैंने ओपन कर दिया है। ओके, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही रहेंगे ना इसमें। ओके, ये इसको मैंने इधर लिख लिया और इसको मैंने इधर लिख दिया है। अब इसी इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पर लिखने लगा हूँ अगेन। तो ये मैं देखे जो हम मैंने लास्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास ये थी। अब जो हमारे पास है यहाँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अच्छा, मैं ये याद रखिएगा जो हमारे पास ये इक्वल टू जीरो है जिससे मैंने पीछे बताया था। ओके, ये क्या है, इस जीरो है, तो हमने इधर आई की वैल्यू पुट दी थी। तो अब जो हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी फॉर्म, ये इसी तरह आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से फिर हम क्या कर लेंगे, ये कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये कॉमन निकाल लिया मैंने, तो कॉमन निकाल लिया। तो अब क्या करूँगा कि इधर, अच्छा ये एक इसमें देखिएगा कि जो मेरे पास ये टर्म है ना ये ज़ीरो है इज इक्वल टू ज़ीरो की इक्वल है। ओके, क्योंकि मैंने पहले बताया था जो x1 और x2 पर जो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, जिस तरह मैंने पीछे बताया था। ये देखें, ये वे x1 x2 पर जो लैम्बडा की वैल्यू होती है मेरे पास इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको मैं रीअरेंज करके मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, आप इसको पहले नेगेटिव कर लें, इसको पॉजिटिव, या फिर इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। ओके, यानी कि अब जो हमारे पास है ये वाली टर्म है इसका रास्ता नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मैंने इसके साथ लिख दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ज़ीरो है। या अगर नहीं करना इसको इधर ले जाएं फिर इसको इधर ले आए, यानी कि इक्वल कर रहे हैं, तो भाई यही आंसर आएगा। कमा फरा गड्डी से मर्जी ले जाओ, आंसर ही आना। ठीक, तो फिर मैंने इसमें से क्या कर लिया कि कॉमन निकाल लिया। तो फिर ये इक्वेशन इस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो मेरे पास ये वाली टर्म है ये वैसे की वैसी रहेगी, तो ये इंटीग्रल इस पर अप्लाई हो जाएगा, इस पर लैम्बडा पर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यानी कि कैंसिल आउट कर देंगे दूसरे को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और इसी आंसर को हम कहते हैं आइलर इक्वेशन। ओके, हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यू इसकी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑर्बिटरी फंक्शन है और इसकी जो वैल्यू होती है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि इसका मैं रीज़न पहले बता चुका हूँ कि चलिए एक और रीज़न देख लेते हैं कि जो हमारे पास x1 और x2 होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास x1 जो हमारे पास x2 है ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ऑर्बिटरी फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाती है जो कि हमारे पास कहलाती है आइलर इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर आप करेक्ट पाथ यानी कि एक्चुअल पाथ मीन जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास, ये शॉर्ट डॉटेड वाला पाथ है, अगर इसको आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो तब आप जो शॉर्टेस्ट पाथ है या एक्चुअल पाथ है जो या फिर जो करेक्ट पाथ है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ओके ओके, तो ये मेरे पास आज के इतना सा टॉपिक था, तो ये तमाम बातें हैं। तो अच्छा, ये यहाँ कंफ्यूज ना हो जाए कि इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो ओवर ज़ीरो मेरे पास यही बन जाएगा, तो मेरे पास ये रह जाएगी क्वेश्चन। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।